हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रमेश सोनी और इस बार रिविजनरी सीरीज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इस रिवीजन के एंड में हम आपको एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। यस बाबा, यू हर्ड इट राइट। रिवीजन को अच्छे से देखिएगा। रिवीजन खत्म होने के बाद आपको एक क्विज मिलेगा। क्विज का आपको आंसर करना है। आंसर कहां करोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर मुझे बताइएगा। आपका आंसर अगर मुझे पसंद आया तो मैं आपको भेजूंगा वर्जन 8 चार्ट बुक जो अपडेटेड एंड अमेंडेड है फॉर योर नवंबर 22 एग्जाम। तो चलिए रिवीजन को अच्छे से देखिए, रिवीजन देखिएगा और 5 दिनों में आपको बेसिकली कमेंट करके मुझे बताना है। आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा। एक बार ये रिवीजन अपलोड हो गया, अपलोड होने के 5 दिनों में आपको कमेंट करके मुझे बताना है अपना आंसर। और आपका आंसर अगर मुझे पसंद आया तो मैं आपको भेजूंगा एक चार्ट बुक वर्जन 8। राइट एवरीवन, चलिए बाबा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मजे से रिवीजन को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। चलिए बाबा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है जीएसटी इन इंडिया, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बोला है आपको सी ग्रेडेड टॉपिक है। सी ग्रेडेड टॉपिक है जिसमें 3 मार्क मैक्सिमम पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। 3 से 4 मार्क पूछ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 12A जो पहला आर्टिकल है वो बोलता है जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है एनी टैक्स ऑन सप्लाई किस पे ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट सर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी का मतलब होता है एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट बॉटल बाबा बॉटल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल शराब पे जीएसटी नहीं आएगा। डेफिनेशन में ही लिख दिया। उसके बाद बोलता है टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है ये है कंपलसरी पेमेंट। किसको कर रहे हो? अंडर एन एक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को कर रहे हो ताकि गवर्नमेंट आपको बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करे। उसके बाद आया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। सर डायरेक्ट टैक्स लगता है टैक्स पेयर पे और मेरे ही पॉकेट से जाता है, बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सामान पे, गुड्स एंड सर्विस पे, और जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है उस पे मैं बर्डन पास ऑन कर देता हूं। सर डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव, जो भी खरीदे सेम टैक्स लगेगा उस पे। इनडायरेक्ट टैक्स सेम फॉर ऑल इनकम लेवल ग्रुप होता है। ठीक है सर। डेफिशिएंसी, सर पुराने टैक्स सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम थी? पुराने टैक्स सिस्टम में था कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स था, हर एक टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था और उसके कारण क्या हो रहा था? चीजों के दाम बढ़ रहे थे। फिर सर सैंडवेट क्रेडिट, अगर एक मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है ट्रेडर डीलर को, मैन्युफैक्चरर चार्ज करता था एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ट्रेडर डीलर को नहीं मिलता था। क्रेडिट नहीं मिला, कॉस्ट का पार्ट बना तो सामान का दाम बढ़ गया। उसके बाद सर डबल टैक्सेशन ड्यू टू नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट और सर्विस टैक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं था, तो हैंस मैं अगर कुछ वैट के अंदर खरीद रहा हूं और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो जो सर्विस टैक्स चार्ज करूंगा, जो वैट मैंने पे किया है उसको सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा एंड हैंस डबल टैक्सेशन हो रहा था। बहुत सारे टैक्सेस थे जो सब्स्यूम नहीं हो रहे थे, लाइक लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, एंड हैंस जीएसटी लाना पड़ा। सर जीएसटी का फीचर्स क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सर जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है, जो कंज्यूम करेगा गुड्स और सर्विस वही टैक्स का बर्डन बियर करेगा। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। टैक्स अल्टीमेटली उसी स्टेट को जाएगा जो डेस्टिनेशन होगा। सर जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जितना वैल्यू एडिशन करोगे उतने पे आपको टैक्स देने की जरूरत है। मतलब सेल करो, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करो, परचेज पे जो इनपुट टैक्स है उसको सेट ऑफ करो और बैलेंस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी कि जीएसटी आने के कारण क्या क्या फायदे हुए। नंबर 1 सर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। राइट सर। उसके बाद आया बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बूस्ट हो गया। कैसे सर? किसी भी स्टेट से खरीदो क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब आपके सामान का कॉस्ट कम आएगा। सामान का कॉस्ट कम जब आएगा तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलेगा, मतलब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बढ़ेगा।
सर इंडिया में जब सिर्फ एक ही टैक्स रहा तो इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया। लोग बोले कि इंडिया में कंपनी खोलेंगे, कंप्लायंस बर्डन कम है, कंप्लायंस बर्डन कम है। लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, नए नए कंपनीज आए तो नए नए एम्प्लॉयमेंट भी आए। सर कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया, टैक्स ऑन टैक्स जो हो रहा था सब चला गया। अब तो लगेगा भी जीएसटी, आउटपुट पे जीएसटी लोगे, सेट ऑफ करोगे, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, बिजनेस करने में आसानी हो गई। सर ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स आ गए विद द ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अब टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन ले लीजिए ऑनलाइन, पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन, रिटर्न फाइल कर लीजिए ऑनलाइन, रिफंड ले लीजिए गवर्नमेंट से ऑनलाइन। सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन हो गए। सर रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, अब अगर आपको वैट में भी कंप्लायंस नहीं करना है, सर्विस टैक्स के कंप्लायंसेस वगैरह नहीं करना है, सिर्फ एक ही कंप्लायंस करना है अंडर जीएसटी, एंड हेंस आपका कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो गया। स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट हो गया। कैसे सर? क्योंकि अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख रुपीस है, तो सर रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख रुपीस है तो 40 लाख तक आपको कोई हेडेक नहीं है। अगर आप स्मॉल ट्रेडर या डीलर हो तो आपको कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि अब फॉर एन एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख कर दिया गया है तो आपको बर्डन कम हो गया। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेस चले गए, डबल टैक्सेशन, वैट और सर्विस टैक्स का जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था वो भी चला गया, क्योंकि अब खरीदने पे लगेगा जीएसटी, बेचने पे लगाओगे जीएसटी, उसको सेट ऑफ करोगे और बैलेंस पे करोगे, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया ना। लग भी रहा है जीएसटी, बेचने पे भी लगा रहे हो जीएसटी, सेट ऑफ आराम से मिल रहा है। उसके बाद आता है सेंट्रल टैक्सेस सब्सिट्यूट। क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो चले गए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चला गया, सर्विस टैक्स चला गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी चला गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स चले गया, स्टेट सरचार्जेस एंड सेस चले गया, जो भी कृषि कल्याण सेस था, स्वच्छ भारत सेस था, सारे चले गए। उसके बाद स्टेट टैक्सेस जो सब्सिट्यूट होगा, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस चले गए? स्टेट सरचार्जेस एंड सेस चला गया, एंटरटेनमेंट टैक्स चला गया, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग चला गया, वैट चला गया, सेल्स टैक्स चला गया, परचेस टैक्स चला गया, एंट्री टैक्स चला गया, लग्जरी टैक्स भी चले गया। सर कौन से टैक्सेस नहीं गए? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। सर कौन से टैक्सेस नहीं गए? बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं गया, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज लगा रही थी, लोकल पंचायत म्युनिसिपैलिटी लगा रही थी, अभी भी लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, स्टैंप ड्यूटी जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह पे लग रहा था वो भी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल बॉटल शराब पे लग रहा था, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी लगेगा, एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। फिर से बोलिए, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस पे जीएसटी नहीं लगेगा अभी। क्या लग रहा है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आया डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। ये डुअल मॉडल क्या होता है सर? डुअल मॉडल का मतलब होता है इंडिया ने डुअल मॉडल अडॉप्ट किया है। डुअल मॉडल अडॉप्ट किया था इंडिया ने कनाडा से, ध्यान रखिएगा। और इंडिया में डुअल मॉडल जब अडॉप्ट किया है, डुअल मॉडल का मतलब क्या हुआ? जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाएगी साइमल्टेनियसली। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा उस पर लगाएगी सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी एसजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लगाएगी यूटीजीएसटी। डन सर। उसके बाद आया जीएसपीज एंड एएसपी। जीएसपी का मतलब हुआ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। एएसपी का मतलब हुआ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। सर इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कौन होता है बाबा? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर सर एक बंदा होता है जो आईटीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी होती है। बेसिकली इनको अपॉइंट कौन करता है? जीएसटीएन करता है। तो समझ लीजिए एक टैक्स पेयर है, उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है ताकि उसके सॉफ्टवेयर से डेटा पुल करके डायरेक्टली पुश कर दिया जाए gst.gov.in में। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स वो सॉफ्टवेयर बना के देती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। लेकिन सर अगर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर नहीं बना पाए तो वो हेल्प ले लेते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का, जो सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं इन टैक्स पेयर्स को। तो बेसिकली क्या होता है, ये जीएसपी या एएसपी जो भी सॉफ्टवेयर बनाएगा वो डेटा पुल करेगा उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से और पुश कर देगा gst.gov.in में, ताकि इन बंदों को जब भी रिटर्न फाइल करना है, जो भी डिटेल्स अपलोड करना है ऑन gst.gov.in, उसमें कन्वीनियंस हो जाए। डन सर। याद रखिएगा जो जीएसपी है वो एक्ट करता है एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर and the gst.gov.in, that is GSTN. ASP जो होता है that acts as a link between the taxpayer and the
जीएसपी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए, आईटीएस कंपनी होती है या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी होती है जीएसपी, जो अपॉइंट करता है जिसको अपॉइंट करता है जीएसटीएन टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर टैक्स पेयर टू इंटरेक्ट विद जीएसटीएन। टैक्स पेयर को अगर एक एप्लीकेशन चाहिए, जीएसपी बना के देगा ताकि टैक्स पेयर का डेटा डायरेक्टली gst.gov.in में चला जाए। सर क्या होता है इससे फैसिलिटेट होता है, फैसिलिटेटिंग टैक्स पेयर इन अपलोडिंग इनवॉइस एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो रिटर्न्स वगैरह टैक्स पेयर को फाइल करने हैं gst.gov.in में, मैंने जो एप्लीकेशन बना के दिया है उससे उसको हेल्प हो जाएगा। एंड कस्टमाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर। जैसा प्रोडक्ट यूजर को चाहिए वैसा बना के दिया जाएगा। जीएसपी टेक द हेल्प ऑफ एएसपी। जीएसपी किसका हेल्प लेता है? एएसपी का। ठीक है सर, जीएसपी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसटीएन। जीएसपी क्या करता है? टैक्स पेयर और जीएसटीएन के बीच में जीएसपी होता है और जीएसपी और टैक्स पेयर के बीच में होता है एएसपी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए आगे। उसके बाद क्या बोल रहा है इधर? क्रॉस एम्पावरमेंट। सर क्रॉस एम्पावरमेंट क्या होता है? मेरा जो प्रॉपर ऑफिसर है, मेरा जो जुडिशनल ऑफिसर है, वो अगर सीजीएसटी का ऑफिसर है, जब वो मेरे को ऑर्डर पास करेगा मेरे अगेंस्ट ऑर्डर, तो वो सीजीएसटी अमाउंट के लिए भी ऑर्डर पास करेगा, वो एसजीएसटी अमाउंट के लिए भी ऑर्डर पास करेगा। सर वैसे ही अगर एक एसजीएसटी ऑफिसर मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर रहा है तो एसजीएसटी के लिए अमाउंट के लिए ऑर्डर पास करेगा, प्लस वो क्रॉस एम्पावर्ड है कि वो सीजीएसटी का डिमांड भी मेरे से कर सकता है। एक ही बंदे का गला बेसिकली फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दो ऑफिसर नहीं पकड़ेंगे। अगर सीजीएसटी ऑफिसर मेरे को ऑर्डर पास ऑन कर रहा है तो सीजीएसटी ऑफिसर ही सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों डिमांड कर लेगा। अगर मेरा जुरिसडिक्शनल ऑफिसर एसजीएसटी ऑफिसर है तो वो अगर मेरे से एसजीएसटी डिमांड कर रहा है तो वही मेरे से सीजीएसटी का डिमांड भी कर लेगा। तो यही बोला गया यहाँ पे, प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सीजीएसटी एक्ट्स और ऑथराइज्ड टू एक्ट एज प्रॉपर ऑफिसर अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी also. If proper officer under CGST issues an order with respect to CGST, he shall issue an order with respect to SGST also or vice versa. अगर मेरे को एक ऑर्डर पास किया है प्रॉपर ऑफिसर अंडर CGST, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं जब अपील में जा रहा हूं तो अपील का रास्ता भी मेरे को सीजीएसटी अपील्स वाला रास्ते ही जाना है। अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन विल ऑल्सो लाई विथ प्रॉपर ऑफिसर अंडर सीजीएसटी। उसके बाद आता है इंट्रास्टेट ट्रेड और इंटरस्टेट ट्रेड। सर इंट्रास्टेट ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब भी ट्रेड हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रास्टेट ट्रेड। इंट्रास्टेट पे हमेशा लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी यूटीजीएसटी। सर ये इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है? इंटरस्टेट मतलब जब भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट यूटी में है, एक स्टेट एक यूटी में है या डिफरेंट कंट्रीज में है, उसको हमेशा हम इंटरस्टेट बोलेंगे और उस पे लगेगा आईजीएसटी। हमने पढ़ा इंडिया का डेफिनेशन। इंडिया का मतलब है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज अगर आप डिवाइड करोगे, 3 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है। याद रखिएगा 3 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर को हम स्टेट बोलते हैं एंड हेंस इन इंडिया 31 स्टेट्स है और 5 यूनियन टेरिटरी है। स्टेट यूनियन टेरिटरी कौन से हो गए? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख एंड चंडीगढ़। हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रांजैक्शन स्टेट में हो रहा है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, जब भी ट्रांजैक्शन यूटी में हो रहा है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। डन सर। एक बात बताइए सर, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या क्या टैक्सेस लगते हैं? अगर हम बात करें अल्कोहलिक लिकर का, अल्कोहल पे हमेशा लगेगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट और सीएसटी। सर एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, उस पे क्या लगेगा सर? उस पे हमेशा लगेगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और बिकने के स्टेज पे वैट और सीएसटी। सर टोबैको पे क्या लगता है? टोबैको बनता है तब लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और बिकता है तब लगता है जीएसटी। सर ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक सब्सटेंसेस पे क्या लगता है? हमेशा याद रखिएगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी बनने पे, बिकने पे लगता है जीएसटी। कोई भी और अदर आइटम है हमेशा याद रखिएगा लगेगा सिर्फ जीएसटी और जीएसटी। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था आर्टिकल नंबर 265 जो बोलता है कोई भी टैक्स, नो टैक्स शैल बी लेविड, लगाया भी नहीं जा सकता, और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ का अथॉरिटी नहीं हो, एक्ट नहीं हो, तब तक हमेशा टैक्स लगाओगे भी नहीं, कलेक्ट भी नहीं करोगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 245 बोला पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगा तो वो एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगा तो सर स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ एप्लीकेबल होगा उस स्टेट के लिए या पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। उसके बाद आया आर्टिकल नंबर 246 7 शेड्यूल जो डिवाइड किया पावर टू मेक द लॉ बिटवीन थ्री
थ्री लिस्ट, ताकि स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का टकराव नहीं हो, सेम टॉपिक पे उन लोग लॉ नहीं बना दे, इसलिए इन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया इन आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल में, और बोला यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अगर कोई आइटम है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में अगर कोई आइटम है तो स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ बनाएगा, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई आइटम है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में लॉ बनाएगी। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉ बनाएगी तो सर अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी आ गया तो हमेशा पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। अब जीएसटी का जब लॉ आने वाला था, दोनों गवर्नमेंट को मिलके बनाना था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोली कि पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगा, ये हम नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि स्पेशल प्रोविजन बनाइए। आर्टिकल नंबर 246 ए इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी, जिसमें बोला गया कि आर्टिकल नंबर 246 में जो बोला है, 246 ए इंट्रोड्यूस किया गया और बोला जो आर्टिकल नंबर 246 में बोला है, जो भी बोला है आर्टिकल नंबर 246 में, वो भाड़ में गया। आर्टिकल नंबर 254 जो बोलता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो भी भाड़ में गया। आपको याद रखना है, अगर लॉ बनाना है तो सर दोनों मिलकर साथ में बनाएंगे। प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द जीएसटी लॉ, टू मेक लॉ विथ टू लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक जीएसटी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। जब भी इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स होगा तो कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है सर। देन उसके बाद आया आर्टिकल नंबर 269 ए। आर्टिकल नंबर 269 ए बोला कि सर जो भी आईजीएसटी कलेक्ट होगा, आईजीएसटी जो भी लेविड होगा, वो कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका अपोर्शनमेंट कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पोर्शन रख लेगी, कुछ पोर्शन डेस्टिनेशन स्टेट को पास ऑन कर देगी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आया आर्टिकल नंबर 279 ए, जो बात किया जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 15 सितंबर 2016। कितने मेंबर्स है? 33 मेंबर्स है, 2 यूनियन मेंबर, 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और टैक्सेशन मिनिस्टर और मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय दैट स्टेट। सर कोरम कितना होता है? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर। मेजोरिटी कब अचीव किया जाता है? जब 75% अचीव होता है, बेसिकली 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ध्यान रखिएगा, 3/4 of the weighted votes of the member present and voting। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। weights of the vote of the center is 1/3 and state government is 2/3 of the votes casted। ठीक है सर। उसके बाद बोला है कि सर फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट ऑन द टैक्सेस, सेस, सरचार्ज टू बी सब्स्यूम्ड। कौन से टैक्सेस, कौन से सरचार्ज, कौन से सेस वगैरह चले जाएंगे, कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। रेट ऑफ जीएसटी कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी गुड्स और सर्विस विच आर सब्जेक्ट टू और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, कौन से गुड्स पे जीएसटी आएगा, कौन से पे नहीं आएगा, कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सर ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कौन से होते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट? बाबा मैंने आपको बताया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता है ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ह्यूमंस मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर। आपको याद रखना, ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर को हम बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल। डेट ऑन व्हिच जीएसटी विल बी लेविड ऑन HP मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। इस पे जीएसटी कब से आएगा? कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगी। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कितने टर्नओवर पे किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है, वो भी जीएसटी काउंसिल बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल का टॉपिक। ठीक है सर। उसके बाद आया कॉमन पोर्टल। सर कॉमन पोर्टल, 3 कॉमन पोर्टल है बाबा। एक है gst.gov.in, एक है ई-वे बिल gst.gov.in और 10 पोर्टल्स हैं। ई-इनवॉइस 1 gst.gov.in, ई-इनवॉइस 2 gst.gov.in, ई-इनवॉइस 3, ऐसे 10 gst.gov.in ई-इनवॉइस रिलेटेड पोर्टल्स है। सर gst.gov.in कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। सर ई-वे बिल का पोर्टल कौन मैनेज करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ई-इनवॉइस का, ई-इनवॉइसिंग का पोर्टल भी मैनेज करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, इसका फंक्शन क्या क्या है? ये फैसिलिटेट करता है रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप gst.gov.in में लेते हो। वो बनाया किसने है? जीएसटीएन ने ही तो बनाया है। सर जीएसटीएन क्या करता है? कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आईजीएसटी कलेक्ट किया, कितना अपने पास रखना है, कितना ट्रांसफर करना है, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट थोड़ी ना किताब लेके कैलकुलेट करेगा। सर उधर क्या होता है? जीएसटीएन कैलकुलेट करता है। सर मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद द बैंकिंग
नेटवर्क पेमेंट आया है, करेक्ट पेमेंट आया है नहीं आया, बैंक में आया है नहीं आया, वो भी चेक कौन करेगा? जीएसटीएन। सर प्रोवाइडिंग ऑफ मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, इस मंथ का जीएसटी कलेक्शन इतना हुआ, कौन बताएगा? जीएसटीएन बताएगा। सर प्रोवाइडिंग रिटर्न टू सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज, जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसको फॉरवर्ड कर देगा आपके ऑफिसर को, कौन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो कंपनी है। एंड आपके टैक्स पेयर्स के प्रोफाइल का एनालिसिस, ये रिस्की टैक्स पेयर है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, कौन बताएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो कंपनी है वो बताएगा। यहां हमारा बाबा एक क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, मेरे को लगता है सी ग्रेडेड चैप्टर का सी ग्रेडेड क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, टैक्सेस सब्स्यूम, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम, ये भी एक सी ग्रेडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसके अलावा क्या वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जो चले, क्या वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन से गुड्स पे लगते हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। कहीं आपको जीएसपी के बारे में पूछ ले, डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी के बारे में पूछ ले, सर आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 269A एंड आर्टिकल नंबर 279A तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बाबा यहां मैं अपना चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट डिस्कशन क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल। बाबा रिवीजन खत्म हुआ, ये है आज आपका क्विज। चलिए रिवीजन में हमने देखा कि बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बताए गए हैं, राइट। आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी को देखना है, डे टू डे लाइफ में देखना है कि आपको जीएसटी आने के कारण क्या बेनिफिट हुआ है, आपको जीएसटी आने के कारण क्या नुकसान हुआ है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है, राइट। आपके पास ये वीडियो अपलोड होने के बाद 5 दिन का समय है, सोचिए, दिमाग लगाइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, राइट एवरीवन। ये है आज का क्विज। चलिए बाबा यहां मैं अपना रिविजनरी विथ रेस्पेक्ट टू द चैप्टर क्लोज करता हूं। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। क्यों सर? क्योंकि ऐसे रिविजनरी मैं लाता रहूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल्सो वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। एक बार रिविजनरी हो जाए तो क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अपने बुक से, राइट एवरीवन। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय ऑल। पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा।